नीति राजनीति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की नीति राजनीति हम करेंगे महाराष्ट्र राज्य के जल संधारण एवं रोजगार गारंटी मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब के साथ। डॉक्टर नितिन राउत साहब अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन इस वक्त विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जब हम उनसे ये बातचीत कर रहे हैं, आप सबको जोड़ते हैं कि इस समय राउत साहब क्या सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। एक जहां से आपकी शुरुआत होती है नीति में और राजनीति में, तो एक अच्छी नीति के साथ आप आए, लेकिन 7 साल आपके पास में राज्य मंत्री का पद रहा और 15 साल से आप उत्तर नागपुर के इस क्षेत्र के विधायक भी रहे। क्या लगता है आपको कि वो क्या बात है, वो कौन सी नीति है जिसके कारण पिछले 15 सालों से लोग डॉक्टर नितिन राउत साहब के साथ जुड़े हुए हैं? क्या बात रही होगी वो? जहाँ तक लोगों को जोड़ने का प्रश्न है जी। मुझे लगता है कि यह तो आम्बेडकर नीति है। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने तत्कालीन सरकार में रहते हुए जी। सरकार का भी विरोध किया है और नीतियों का भी विरोध किया, और मैं भी उन्हीं के जैसा उनके कदमों पे कदम रख के उन्हीं आदर्शों के साथ खरी खोटी सुनाते आया हूँ। सवाल इस बात का भी है कि हम किस कदर लोगों के बीच में जाते हैं। लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातें करना, उनको समझना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। दरअसल मेरा राजनीतिक प्रवास रिपब्लिकन विद्यार्थी फेडरेशन से हुआ था। अच्छा। और आंदोलन से जुड़ने की बात है तो दलित पैंथर में मैं कार्य करता था जी। बहुत बड़ा कार्यकर्ता तो नहीं रह पाया क्योंकि मुझे कुछ जिम्मेदारियां थी जी। उस वजह से, लेकिन मैं अच्छे से कार्य कर रहा था और मेरी पहचान भी मैंने नागपुर शहर में बनाई थी। तत्पश्चात मैं युवक कांग्रेस में शामिल हुआ। युवक कांग्रेस का उस जमाने का आंदोलन भी मैंने देखा है। लेकिन उन अनुभवों को कैसे बांटेंगे आप? और युवक कांग्रेस ने मुझे सरकारी चिट्ठियां किस प्रकार से बनाई जाती है और किस ढंग से उनको कैंची में पकड़ा जाता, वो भी सिखाया है। क्योंकि जो राजनीतिक क्षेत्र का विद्यार्थी होता है, छात्र होता है, वो भली भांति इन चीजों को समझता है और समझना चाहिए। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, एक बात जो जहाँ से हम लोग आपको देखते हैं, मतलब यहाँ नागपुर के क्षेत्र में, तो बहुत पहले जब मतलब आप राजनीति से आपका ताल्लुक नहीं भी बना था, तब से एक संकल्प को हम देखा करते थे। और संकल्प के साथ साथ फिर वो जब हम आर्य नागार्जुन भंते सुरेश ससाई जी, इनके साथ जो बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार का आंदोलन चला, वो आंदोलन, और फिर हुसैन सागर में बुद्ध मूर्ति की स्थापना की जो बात आई, ये सारी चीजें जो आपके बेसमेंट में रही, क्या उन अनुभवों को आप कैसा मानते हैं कि आज की जिस डॉक्टर नितिन राउत साहब को हम देखते हैं, वो सारी गतिविधियां इसमें कैसे जुड़ती हैं? उसके लिए तो आपको नितिन राउत जी को समझना पड़ेगा। जी। एक बार मकर धोकड़ा में जातीय तनाव निर्माण हुआ और दलित बस्तियों पे वहां के लोगों ने बहिष्कार डाला। मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, अपने लोगों को, संकल्प के लोगों को निर्देश किया कि इकट्ठा हो जाइए। दूसरे दिन इकट्ठे हुए, लाइए तुम्हारे जेब में कितने पैसे, किसके पास कितने पैसे, जमा किए, कुछ अपने पास से डाले और तेल, अनाज, किराना सब भर के गाड़ियों में, उनको 1 महीना चलेगा इतना सामान हम सब गाड़ियों के साथ जाके मकर धोकड़ा में छोड़ कर आए। तो जो लोग चक्की पे अनाज को ये नहीं करने देते थे, गेहूं को पीसने नहीं देते थे, जो लोग सब्जी बाजी नहीं देते थे, जो किराना नहीं देते थे, किसी के पास जाने की दरकार ही नहीं थी, जाने की जरूरत ही नहीं थी, और ऑटोमेटिकली वो उनका बहिष्कार निकल गया। जब ऐसे एक बार आंध्र के कुछ लोग भदंत आर्य सुरेश ससाई जी के पास पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हमारे हैदराबाद में हुसैन सागर में बुद्ध की मूर्ति डूब गई है और वहां की सरकार उसको निकालने नहीं दे रही। भंते जी उनको मेरे पास संकल्प के ऑफिस में लेकर आए। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम चलते, हम निकालेंगे। और तकरीबन 12-13 गाड़ियां लेकर
यहाँ से हम हैदराबाद गए। हैदराबाद में हमने आंदोलन किया। वहाँ जो दलित जनता थी, रोज सुबह उठ के उनके बीच में जाते थे, उनमें अवेयरनेस लाते थे, जागरूक करते थे। ऐसा कर करके रोज हमारे पास 30-40 हजार लोग वहाँ इकट्ठा होते थे। और बुद्ध की मूर्ति निकालने के लिए सरकार के पास गए। सरकार के पास जब डेलीगेशन ले गए तो मुख्यमंत्री जी ने विरोध किया। उस समय कांग्रेस का एक अधिवेशन कहीं होने जा रहा था और नरसिंह राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, वे वहां आए। तो मैंने परमिशन लेकर अपने रास्ते से काँग्रेसी बात करके एअरपोर्ट पोहोच गया आनंद फानंद। आणि त्याच्यानंतर त्यांनी निर्णय घेतला, ती मूर्ती काढायची आणि ती मूर्ती पाण्याबाहेर निघाली। तो ये कला होती है राजनीतिक अपनी काम करने की। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हमने जो देखी है कि खैर लांजी का आंदोलन, इस घटना को आपने अपनी सरकार में, अपनी कैबिनेट में जब इस बात को रखा, सरकार के समक्ष इस बात को रखा, कई बार आपको सरकार की नीतियों के खिलाफ और अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ा। ये जज्बा आपके पास कैसे आता, कैसे है? देखिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की नीतियां, उन्होंने जो शिक्षा के माध्यम से हमारे बीच में जो कॉन्फिडेंस क्रिएट कराया है, जी। तो हमें नॉलेज की तो कोई कमी नहीं है। हम किसी भी बात में किसी से पीछे नहीं है। हालांकि पहला व्यक्ति मैं ही था उसको आवाज उठाने वाला, लेकिन जब आंदोलन चला तब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। तब कोर्ट में केस पहुंच चुकी थी और लोग आंदोलन कर रहे थे और मैं विदेश में था। जहां तक सरकार से, अपनी ही सरकार से लड़ना, तो यहाँ तो हम अपनों से ही लड़ रहे हैं। अभी भी चुनाव है, चुनाव में मेरे खिलाफ मेरे अपने ही होने वाले हैं। तो ये तो आदतें पड़ी हुई है। और सरकार से लड़ने की बात है तो उसकी टेक्निक होती है और वो टेक्निक के तहत मैं लड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक रुकेंगे हम लोग, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः लौटते हैं, बने रहिएगा। उत्तर नागपुर के लिए क्या आया या फिर पूरे इंटर महाराष्ट्र के लिए क्या आ पाया? दलित अत्याचार जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ आज भी मैं जाता हूँ। नीली टोपी में खड़े थे, क्या संदेश था ये? तब मुझे उतना पता नहीं था कि सर पे टोपी लेनी पड़ती है। नीति राजनीति कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। इस समय हम लोग नीति राजनीति में ये बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के जल संधारण एवं रोजगार गारंटी मंत्री और नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब से। और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त विधानसभा कंटेस्ट आपको करना है, लेकिन ऐसी स्थिति में ये जो आपके पास गृह राज्य मंत्रालय रहा, जल संधारण आया आपके पास, बहुत कम समय के लिए आया, रोजगार गारंटी आया, क्या लगता है आपको कि इन सारे मंत्रालयों से उत्तर नागपुर के लिए क्या आया या फिर पूरे इंटर महाराष्ट्र के लिए क्या आ पाया? गृह राज्य मंत्री का पद मेरे पास आया तो मैं लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जितने भी दलित अत्याचार हो रहे थे ऐसे सब जगह पे विजिट की। और फुलंबरी में एक दलित युवक को खंबे से बांधकर मारा गया था, उसमें जन्मठेप मैंने दिला दी। बीड़ में 2 लड़कियों के ऊपर लोगों ने कोशिश की उसको पढ़ने से रोकने के लिए, उनका बहिष्कारों का सामना करके और बच्चियों को पढ़ने भी लगाया। आज वो अच्छे ओहदे पर दोनों बहनें हैं। तो इस प्रकार से हमने काम किया है। यानी दलित अत्याचार जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ आज भी मैं जाता हूँ। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, हम जो जानना चाह रहे थे वो ऐसी बात थी कि एट्रोसिटीज को रोकने की दृष्टि से क्या स्थितियां? जी, तो मैंने पहली कोशिश की, क्योंकि एट्रोसिटी का कानून इस सामाजिक न्याय विभाग से ज्यादा आता है और कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो गृह मंत्रालय करता है। तो दोनों की मेल नहीं बैठती थी। कुछ उसमें तब्दीलियां लाकर हमने मेल कराने की कोशिश की और उसके ऊपर काफी काम हुआ। महिलाओं के लिए जो अलग पुलिस स्टेशन बने हैं वो वहीं से शुरुआत हुई थी। और जो कानून एट्रोसिटीज में
इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सख्ती के कर दिए गए, वो भी मेरी देन रही है। रोजगार हमी योजना में तब नाम भी नहीं लेते थे लोग, आज आप देख रहे होंगे टीवी पे उसकी सबसे अच्छी ऐड आती है। तो जहां 340 करोड़ रुपया केवल महाराष्ट्र में खर्चा होता था, उस खर्चे को हमने 1600 करोड़ तक के लेके गए, उसके पार लेके गए और ये दिखाया कि महाराष्ट्र में खर्चा हो सकता है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, वो करके बताया। अकाल में जगह जगह पानी के टैंकर्स लगाए गए, जगह जगह चारे की बातें की गई है। जब हमने देखा कि जमीन की पानी का स्तोत्र जो है वो सूख गया और पानी की लेवल बहुत डाउन हो गई, तो हमने सीमेंट साकड़ी बंधारे बनाए, सीएनबीज, सीमेंट कंक्रीट के, और आज तकरीबन 5000 बंधारे पूरे प्रदेश के अंदर बनाए और सभी बंधारों को पानी लगा है। एक बंधारा 250 एकड़ जमीन को सिंचाई देता है। राउत साहब, एक और बात आपसे जो विशेष रूप से हमने इस बार देखी, एक पालक मंत्री के रूप में जब डॉक्टर साहब खड़े हुए तो वो नीली टोपी में खड़े थे, क्या संदेश था ये? सन 2009 में मंत्री बना, राज्य मंत्री जी। और अकोला का पालक मंत्री बना था। तब मुझे उतना पता नहीं था कि सर पे टोपी लेनी पड़ती है। कलेक्टर साहब आए, वो मुझे बोले कि साहब सर छुपाना पड़ता है, टोपी पहननी है। तो मैंने कहा कौन सी टोपी? तो उन्होंने टोपियां लाई, मुझे तरह तरह की दिखाया। मैंने कहा ये कुछ निश्चित टोपी पहनने का है क्या? बोले नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं, टोपी पहनी जा सकती। तो मैंने जेब से नीली टोपी निकाली, सर पे चढ़ाई और मैं बोला ये टोपी चलेंगे ना? तो हाँ बोले चलेंगे ना सर। बोले क्यों नहीं चलेंगे। तब से आज तक के मैं नीली टोपी के साथ सलामी लेते आया हूँ, अभिवादन लेते आया हूँ। जहां तक इस 15 अगस्त का सवाल है, नागपुर है, महाराष्ट्र की उपराजधानी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कर्मभूमि है, यहाँ दीक्षा भूमि है। यह नीली टोपी 15 अगस्त को पकड़कर पहनकर मैंने जो सलामी ली, ये केवल देश को सलामी नहीं थी, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी अभिवादन था। इस समय हम लोग देखते हैं कि पूरे भारत की राजनीति में, मतलब जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, एक बात बड़ी विशेष रूप से कही जा रही है कि जो भारत का धर्मनिरपेक्ष ढांचा है, जो सेकुलर ढांचा है, उस सेकुलर ढांचे पर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर आघात होने लगे हैं। आप कैसा देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, आपने तो सच्चाई उजागर करने की कोशिश की है और जो मर्म कहते हैं जिसको, जी जी। उस पर उंगली रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो इनडायरेक्टली अगर हम कहेंगे या सोचेंगे, तो निश्चित रूप से भारत के संविधान को धक्का लगाने का प्रयास शुरू किया है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी को मारा अगर जाता है तो एक तीव्रतम पॉइजन देके डायरेक्ट मारा जाता है, वो एक तरीका हुआ। एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि रोज थोड़ा थोड़ा खिला खिला के मारा जाता है, जिसको स्लो पॉइजन कहा जाता है। उसी तहत में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो अपना आईना जो रखा है सामने, वो स्पष्ट रूप से रखा है। समझने वाला उसको समझ सकता है, ना समझ का कोई इलाज नहीं है। नहीं, उसका तो कभी कोई इलाज नहीं होता। तो जिस वक्त उन्होंने काशी से भाई नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी घोषित की, वहीं पे उनका हिंदू एजेंडा शुरू होता है। अब हिंदू एजेंडा के तहत ही ये सारी बातें चल रही, और आरएसएस के जो प्रमुख है, वे प्रमुख ने हाल ही में
एक जगह कहा कि हमारा देश जो है, जब अमेरिका के लोगों को अमेरिकन कहा जाता है, ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटिश कहा जाता है, पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान कहा जाता है, तो हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तानी क्यों नहीं कहा जाता? ये संकेती दिख पड़ता है कि उनकी मंशा क्या है। इस परिस्थिति के लिए मतलब जो ये परिस्थिति बनी या फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, इसके लिए आम आवाम में चर्चा ऐसी होती है कि इसके लिए कांग्रेस बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, कि कांग्रेस ने बेरोजगारी बहुत लेकर आई, महंगाई बहुत लेकर आई और इस पर बातचीत नहीं किया। आप रोजगार का अगर आकलन करेंगे जी। और औद्योगिकरण की बातों को समझेंगे तो कांग्रेस ने रोजगार को बढ़ावा दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आईटी क्षेत्र नहीं आता, आईटी नहीं आता तो बीपीओ नहीं आते, बीपीओ नहीं आते तो स्मार्टफोन नहीं आते, स्मार्टफोन नहीं आते तो केपीओ नहीं आते। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया हम सूचना क्रांति देखते हैं या फिर संचार की क्रांति देखते हैं, ये नहीं मिल पाती, ये नहीं मिल पाती जी। तो इसमें क्या रोजगार नहीं बढ़ा? अच्छा, लेकिन महंगाई पर क्या बात हुई? साइकिल पे चलता था वो स्कूटर पे आ गया, जो स्कूटर वाला था वो कार पे आ गया, मिडिल क्लास अमीरों में आ गया और गरीब मिडिल क्लास में आया, और जो बहुत ज्यादा गरीब है वो गरीब है। लेकिन ये जो कांग्रेस की पिछाहट हो गई, पीछे जो आ गई, इसके पीछे क्या वजह रही होगी, क्या मानते हैं आप? देखिए, कभी कभी एंटी इनकम्बेंसी होती है, कभी कभी हालात बन जाते हैं। झूठों का पुलिंदा लेकर जो भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में सरकार बना के बैठी है, धीरे धीरे कलाई खुलने वाली है। वो तो साफ बात है। गिरगिट के रंग बदलते हमने देखा है, इनके रंग बदलते हुए सारा भारत देखने है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक रुकेंगे हम लोग, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः लौटते हैं, बने रहिएगा। चैत्य भूमि से लगी हुई जो इंदु मिल की जमीन है, इस जमीन का मसला हल नहीं हो पाया और सरकार में आप रहे। जमीन कोई सरकार की जमीन नहीं है। ये 113 करोड़ का ये मसला और कन्वेंशन सेंटर और ये सब चीजें, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इलेक्शन के लिए बोला गया है? नीति राजनीति कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। इस समय हम लोग नीति राजनीति में ये बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के जल संधारण एवं रोजगार गारंटी मंत्री और नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब से, और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात राउत साहब, हमने देखा है कि 15 साल आप मंत्रालय में भी रहे, सरकार में रहे आप। एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात रही कि दादर की चौपाटी से लगी हुई जो मतलब चैत्य भूमि से लगी हुई जो इंदु मिल की जमीन है, इस जमीन का मसला हल नहीं हो पाया और सरकार में आप रहे। ये काम पेचीदा काम था। जमीन कोई सरकार की जमीन नहीं है और वो प्रॉपर्टी उनको कानूनन संसद के माध्यम से दी गई थी। तो कोई भी मंत्रालय उसको डायरेक्ट दे नहीं सकता था, प्राइम मिनिस्टर दे नहीं सकता था, संसद की मंजूरी लगती थी। तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी को हल निकालने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो किया है, पृथ्वीराज चौहान जी ने, उन्होंने संसद तक के तो लाकर खड़ा किया, उस इश्यू को सुलझाया। खाली सरकार अगर हमारी आती तो शायद जमीन अभी तक मिल चुकी होती। तो संसद में वो बात रखनी है और हम अभी नहीं है संसद, और अभी सरकार में नहीं है, तो ये मसला है उसमें। एक डॉक्टर साहब, एक बात आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी आचार संहिता की घोषणा होने से एक लगभग 4-5 दिन पहले एक बात जो आई कि 113 करोड़ का प्रोजेक्ट जो नागपुर में आ रहा है और डॉक्टर अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर का, क्या लगता है आपको कि ये 113 करोड़ का ये मसला और कन्वेंशन सेंटर और ये सब चीजें, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इलेक्शन के लिए बोला गया है? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर नहीं है, पहली बात आपको बता दूं। इसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नॉलेज सेंटर। अच्छा, इसका भूमि पूजन हो चुका है, मुख्यमंत्री के शुभ हस्ते काम चालू हो सकता था। हमने एक निर्णय लिया कि पूरी प्रोजेक्ट को, कंप्लीट प्रोजेक्ट को पहले प्रशासकीय मान्यता ली जाए, और वो मान्यता लेने के लिए हमने वो प्रस्ताव लाया और वो मंजूर कराया है। उसी दिन
जिस दिन ये निर्णय हुआ उस दिन अखबारों में यहाँ पे उसकी निविदा निकल चुकी थी, टेंडर निकला है और काम रहा। मतलब काम रुकेगा नहीं। अभी अभी हमने जो एक न्यूज़ जो देखी, ये खबर जो आई है कि बाबा साहब जहाँ पर रुके थे लंदन में, वो जो निवास है बाबा साहब का, उस निवास को महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है और वो सब वैसा प्रस्ताव भी भेजे हैं और ये 3-4 दिन पहले की बात है। अब इस बात को समझे कैसा कि ये अभी अभी ये बात कैसे मन में आई कि उसको लिया जाए, या फिर जो राज्य सरकार के पास महाराष्ट्र में वो फिर तलेगांव दाभाडे से लेकर तो या फिर इंदु मिल से लेकर ये सारे मसले जब यहाँ पर हैं, हम लोग लंदन पर इतने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, क्या इसको हम दलित वोटों की राजनीति से जोड़कर देखें? देखिए, राजनीति करने वाले तो इस पर राजनीति जरूर करेंगे अच्छा। और कर भी रहे हैं। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरे पे उंगली उठाने का काम करते हैं। यहाँ चुनाव की घोषणा हुई और वहाँ उस बिल्डिंग के नीलामी का ऐलान हुआ। अब मुझे बताइए कि नीलामी का ऐलान या उसका टेंडरिंग, ऑक्शन नोटिस, ये जिस वक्त निकलेगी उस वक्त ही आप करोगे उसका काम। तो जो बिल्डिंग मालिक था वहाँ का, उसने उसको बिल्डिंग बेचने निकाला। तुरंत मैंने उस पर काम किया और मुख्यमंत्री की सहमति ली। इसमें बुरा क्या किया है कि इसको वोटों की राजनीति से तो नहीं जोड़कर देखा जाए? मैंने तो जोड़कर देखा नहीं, अच्छा। लेकिन लोगों के पेट में दर्द होते हुए मैंने जरूर देखा है। अच्छा, चलिए अब डॉक्टर साहब, क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा के? उत्तर नागपुर क्षेत्र में आप उम्मीदवारी तो देंगे ही। 2-3 बातें हैं जी। एक तो उत्तर नागपुर का अगर विचार किया गया तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कल का उत्तर नागपुर कैसा था, आज उत्तर नागपुर कैसा है, और उत्तर नागपुर को आगे बनाने के लिए हमारा विजन क्या है। मैंने तो 1995 में उत्तर नागपुर के ऊपर एक किताब लिखी थी और उसके ऊपर मैंने अपना विजन बता दिया था। वो विजन के तहत काम करते हुए आज मैंने उत्तर नागपुर को, जिसको उस समय ये समझा जाता था कि जैसे दलित बस्तियां गांव के बाहर हुआ करती थी, वैसे उत्तर नागपुर चूंकि शहर से बाहर है। चूंकि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित मतदार संघ है तो बाहर रखा जाए। अच्छा। और यहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आज मैं फक्र से बता दूं कि नागपुर शहर में पहला मॉल अगर कहीं बना है तो वो उत्तर नागपुर में बना है, जसवंत मॉल। जब मेट्रो नागपुर में इंट्रोड्यूस हो रही तो मेट्रो का स्टेशन जो पहला बन रहा है वो उत्तर नागपुर में बन रहा है। नहीं, ये तो हो गई कि ये पूरे 15 सालों में जो बदलाव आया उत्तर नागपुर में, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार मुद्दे क्या हो गए कि जिससे डॉक्टर साहब फिर अपनी जनता के पास जा रहे हैं, कि क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? मेरा मुद्दा तो बहुत सरल है जी। मैंने एक सपना खरीदा था, वो सपना आपको दिया, और एक सपना देख रहा हूँ कि मैं नागपुर ये वर्ल्ड क्लास सिटी बना दूं, और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाते वक्त मेरा उत्तर नागपुर भी वर्ल्ड क्लास रहे। और मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो घटना के तहत अधिकार दिए हैं कि सभी जाति धर्मों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मैं कोई एक जाति के लिए काम नहीं कर रहा, ना जात पर ना पात पर बटन लोग दबाएंगे, मेरे हाथ पर, मेरे काम पर। चलिए, एक छोटी सी बात आपसे लेंगे, बिल्कुल अंतिम बात लेंगे। इस वक्त बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो है वो आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप इन लोगों के लिए? आज आवश्यकता है हमको हमारी अपनी सरकार चुनने का। आज सरकार बनाते वक्त आपको यह सोचना है कि बाबा साहब के विचार, धर्मनिरपेक्षता की ताकत और साथ में हमारा सबका मिलजुल कर सर्व समावेशक समानता के आधार पर काम, ये किस प्रकार से आगे ले बढ़े और महाराष्ट्र के विकास के लिए, विदर्भ के विकास के लिए कांग्रेस को सहयोग करे, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर नितिन राउत साहब से ये बातचीत चल रही थी नीति राजनीति में। यहाँ पर रुकेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे ये बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।